आज मैं आपको सेंटर ऑफ मास की कुछ बातें समझाऊंगा एक्सपेरिमेंट के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे FIP IIT JEE नीट पे मैं फुल वीडियोस डालता हूँ। एक्चुअली में मैं पढ़ाता भी हूँ फिजिक्स, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, है ना सर। लेकिन आप मेरी लॉन्ग वीडियोस देखोगे तो आपको तिगना मजा आएगा, उससे भी ज़्यादा मजा आएगा जितना मजा मेरी एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो में आता है। तो चलो, सेंटर ऑफ मास की शुरुआत करने से मैं बता दूं पहले ही, जैसे कि ये कोई रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, यानी कि इसका सारा का सारा मास एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा? सेंटर में। उसे हम बोल देते हैं कि पॉइंट मास है। यहाँ पे सारा का सारा मास एक्यूमुलेटेड होता है पॉइंट पे, एक सेंटर पे, और उस पॉइंट पर ये रॉड बैलेंस हो जाएगी। सेम जैसे कि ये हथौड़ा है, हथौड़ा का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे ना, बिल्कुल नहीं। हथौड़ा का सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर, यहां कहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मास जिस तरफ होता है, सेंटर ऑफ मास भी उधरी की तरफ खिसक जाता है। ऐसा है? हाँ, क्योंकि भाई ज्यादा वेट होगा उधरी की तरफ तो सेंटर ऑफ मास खिसक जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ना होके इधर कहीं खिसक जाएगा। अब देखो, मैं दोनों चीजों को बैलेंस करके दिखाता हूं इनके सेंटर ऑफ मास पे आपको, है ना। देखो ये रॉड है, इसको मैं बैलेंस करके दिखाता हूं। तो ये देखो, है ना, बैलेंस हो गई। ऐसा कि ज्यादा देर तक थोड़ी बैलेंस हो पाएगी। अब देखो, हथौड़ा का सेंटर ऑफ मास इधर है, ये मैंने पॉइंट कर रखा है ना इधर, इसीलिए मेरे को पता है। तो इसको भी बैलेंस करके दिखाता हूं मैं, ये देखना। हाँ शाबाश, ये देखो। क्या बात है सर, वाह। ठीक है, जलवेदार तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे अब इसे हम। देखो प्यारे, सेंटर ऑफ मास को अब हम डिटेल में समझते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। तो अब सेंटर ऑफ मास को हम बोर्ड पर समझते हैं, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। आप जानते हो कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे M1 M2 M3 ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इन सब का एक सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास को निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? जैसे कि ये M1, मास M1 ले लिया और ऑरिजिन से इसकी पोजीशन क्या थी? वो है R1, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मास M2, दूसरा वाला मास, ऑरिजिन से उसकी पोजीशन क्या है? R2, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मास M3 और ऑरिजिन से उसकी दूरी क्या है? R3, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो आएगा क्या? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्योंकि R सेंटर ऑफ मास क्या है प्यारे? पोजीशन। अब पोजीशन निकालने के लिए मास तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो नीचे मास से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये तो मैं बस ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूं। जब ढंग से पढ़ाऊंगा, एकदम सेंटर ऑफ मास का जब पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो मजा आ जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा चुका हूं, है ना, क्लास 11th में मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूं, FIP IIT JEE नीट इसी वाले टॉपिक पर, इसी वाले चैनल पर क्लास 11th 12th नीट JEE वाले बच्चे देख सकते हैं वीडियोस के सेक्शन में जाकर। ठीक है, अब देखो प्यारे, अगर हमें पोजीशन x, y के टर्म में निकालनी है ना, x, y के टर्म में, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x डायरेक्शन में M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सेम बाई सेंटर ऑफ मास, मतलब कि बाई में मान लो इन सारे मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आया, कहाँ पे आया? यहाँ पे कहीं आया। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास आया इन सारे मासेस का। तो x से कितनी दूर है? मतलब ऑरिजिन से ये x, ये निकाल लिया आपने x। ठीक है, तो ये हो गया x सेंटर ऑफ मास, कॉमा यहां से यहां तक बाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे कैसे? M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 अपॉन ये। इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो प्यारे, जैसे कि 1 किलोग्राम का मास है, 3 किलोग्राम का मास है, इसकी पोजीशन ऐसे दे रखी है और आपसे बोला है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? जल्दी खटक से देखते हैं। तो देखो, अभी अभी मैंने बताया कि देखो सेंटर ऑफ मास की अगर वेक्टर फॉर्म में आपको पोजीशन निकालनी है तो ये वाला सिस्टम पढ़ दो इसका, M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, मास M1 बोले तो 1 किलोग्राम, ठीक है, M3 तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे M3 क्यों लिख रहे हैं हम, है ना। तो R1 पोजीशन, R1 कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो देखो ये x है, ये y है, ये z है, तो 1 इंटू R1। R1 को कैसे लिख सकते हो? 1 x डायरेक्शन के लिए i का इस्तेमाल करते हैं, i कैप, और इसका 2 j कैप, ठीक है, बाई डायरेक्शन, -1 k कैप, है ना।
समझ में आया? प्लस m2 मास कितना है 3, r2 पोजीशन क्या लिखेंगे -2 i कैप टू डू -2 j कैप टू डू +1 k कैप टू डू। ठीक है, समझ रहे हो? एकदम बेसिक से नहीं है। अगर आप अभी नए नए आए हो क्लास 11th में और वेक्टर की शक्ल नहीं देखी है तो आप इसकी शक्ल देखना भूल जाओगे, अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जिन्होंने वेक्टर की शक्ल देखी है उससे वो समझ में आया होगा। मास m1 कितना है 1 और 3 कितना हुआ 4 हो जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी प्यारे वेक्टर फॉर्म में वो आएगी आई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा ये, माइनस के 3 2 जा 6 -3 2 जा 6 j +3 के अपॉन 4। सॉल्व कर लो इसको फटाफट फटाफट। देखो i + 6i 7i ओके 2j -6j कितना हुआ -4j, सही हूँ मैं, माइनस के +3k +2k अपॉन 4। तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ये इसका आंसर हो गया। आगे एक और क्वेश्चन देखें बढ़िया सा। देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज। ठीक है, देखो प्यारे बहुत सारे लोगों को क्या है ना, बहुत सारे लोग जो मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं उन लोगों को बता दूं मैं पूरा सिलेबस फुल एक्सपेरिमेंट और एनिमेशन के साथ फन इन पाठशाला एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं और ज़्यादा फीस भी चार्ज नहीं करता हूं इस चीज़ की, जिसमें मैं इसके नोट्स वगैरह तो सब फ्री में मिलते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हो आप। ठीक है, खैर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, है ना। x = 0, 40 और 70 सेंटीमीटर पर ये रखे हैं। ये क्या होगी प्यारे ओरिजिन हो गई, x = 0 है तो ओरिजिन है। तो अब ये कह रहा है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, तो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे तो x एक्सिस है, y एक्सिस और z एक्सिस तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे x सेंटर ऑफ मास लगा दो, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे 3 ही है तो हम 3 ही मास लेंगे ना, है ना, m1 + m2 + m3 लगा दो एकदम सटैक से। m1 मास कितना है 3 किलोग्राम, लेकिन रखा कहाँ पे ओरिजिन पे, तो x1 क्या हो जाएगा 0। m2 मास कितना है 5 किलोग्राम, लेकिन रखा कहाँ पे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 40 हो जाएगा। m3 मास कितना है प्यारे 4 किलोग्राम, रखा कहाँ है 70 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। अब देखो प्यारे m1 m2 m3 जोड़ दो, 5 और 3 8 और 8 और 4 12 ओके। तो x सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी 4 5 जा 20 200 और ये क्या भैया 70। ठीक है, लिख दो पहले यहाँ पे, और ये हो जाएगा 280/12। जब इसको आप सॉल्व करोगे बढ़िया तरीके से तो आएगा ये आपका 8 और 2 10, हाँ 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 2 2 4 मुझे लग रहा है, सही से सॉल्व कर देते हैं चलो। ठीक है, समझ में आया क्या आएगा 480/12। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पता चल गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास आएगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से ऑरिजिन से 40 है, ऑरिजिन से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखते हैं 5 4 जा 20 200 प्लस 7 चौक 28 280, ठीक है 480 ओके। ठीक है, तो ये इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना प्यारे वो यही हो जाएगा, इस 5 किलोग्राम पर ही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। आपको समझ में आई बढ़िया बात कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह होगा, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज अ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके आगे देखो, अब देखो 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर प्लेट, ये क्या है स्क्वायर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इन सब के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। देखो भैया इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा, अगर इसकी साइड ए है तो ये बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डिस्टेंस चलो या a/2 चलोगे, यहाँ से आधा चलोगे a/2 और यहाँ से भी आधा चलोगे, तो बाई एक्सिस में भी कितना चलना पड़ेगा a/2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा बीच में, यानी कि a/2 a/2 पे। रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कैसे लगाओगे, देखो ये b, यहाँ से आधी डिस्टेंस चलोगे तो b/2, ठीक है यहाँ से आधी डिस्टेंस चलोगे तो a/2, तो ये आ जाएगी x में b/2 चलना है और y में a/2 चलना है। ठीक है प्यारे, समझ में आया। अब देखो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ उन बच्चों का जिन्हें
पेपर देना है अभी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगी, 2r/π। याद कर लो ये चीज, 2r/π कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो। अभी जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था आपको कि जितना ज्यादा मास होता है रिंग का, उधर ही की तरफ सेंटर ऑफ मास आगे होता है। तो अगर ये r रेडियस की रिंग है तो यहाँ ऑरिजिन से 2r/π दूरी पर, मतलब कि यहाँ कहीं, क्योंकि ज्यादातर मास तो यहाँ पे है ना, तो 2r/π की दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। कहाँ से, यहाँ से, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ पे का सेंटर ऑफ मास होगा 2r/π की दूरी पर। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा प्यारे, 4r/3π, यानी कि 4r ये बाई नहीं आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4r/3π, यानी कि यहाँ से ऑरिजिन से 4r/3π की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये है होलो हेमिस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, r/2 की दूरी पर, मतलब यहां से r/2 की दूरी पर, ठीक है प्यारे। अच्छा, ये है सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, 3r/8, ऑरिजिन से 3r/8 की दूरी पर। ऐसे ही होलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है यहां से h/3 की दूरी पर। ऐसे ही सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है यहां से h/4 की दूरी पर। इसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक से याद कराता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बार बार आता ही आता है, तो इसे मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताता हूं आपको। तो इसकी एकदम मजेदार शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो ये है सॉलिड कोन, ये है ट्रायंगुलर प्लेट, ये है होलो स्फीयर, ये है रिंग, सॉलिड स्फीयर और डिस्क। देखो यहां पे ऐसे चालू करते हैं 2 3 4 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 4 3 2 4 3 2। देखो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी क्या, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, है ना, ऐसे याद करना है। C फॉर सॉलिड कोन, T फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, H फॉर होलो हेमिस्फीयर, R फॉर रिंग, सॉलिड स्फीयर और डिस्क। देखो ये चीज तो सेट है 2 3 4, और यहां से उल्टा कर दो 4 3 2, है ना। लेकिन प्यारे दिक्कत क्या है, यहाँ पाई 8 3π ये आपको रटना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो ये क्या है, रिंग, रिंग में क्या आएगा, R रेडियस, सॉलिड स्फीयर में भी रेडियस आएगा, डिस्क में भी रेडियस आएगा, ठीक है। और ये होलो हेमिस्फीयर है उसमें भी रेडियस आएगा। ट्रायंगुलर प्लेट में क्या आती है, हाइट, तो h/3 हो जाएगा। और सॉलिड कोन में क्या आता है प्यारे, h, तो ये h/4 हो जाएगा। ट्रायंगुलर प्लेट को कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, होलो कोन, ठीक है। समझ में आया, मजेदार लगी ट्रिक। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए फन इन पाठशाला से जुड़े रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। तो नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो तो फन इन पाठशाला ऐप पे जा सकते हो और मजे ले सकते हो पढ़ाई के।